Friends, welcome on Yourpedia, and my this particular video is current affair video for you. और ये जो लेक्चर है दिस इज फॉर जनवरी 2025. सो आई विल स्टार्ट विद जनवरी, फेब एंड देन विल गो बैकवर्ड. तो आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स वो है आपका जनवरी में क्या इश्यूज क्या टॉपिक्स हैं. आपको लिंक बनाने के लिए उसमें हेल्प रहेगा एंड देन विल प्रोसीड बैकवर्ड. और एज यू नो दिस इज द नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल. आपको नोट्स नहीं बनाने, इसको प्रिंट आउट निकालो और जो पढ़ाया जाएगा उसको गो थ्रू करो और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन साथ साथ लगाना. सो आई विल प्रोवाइड यू एंटायर डॉक्यूमेंट फॉर करंट इश्यूज, जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स विद द करंट इश्यूज ऑफ जनवरी 2025. Okay, so nothing is more in news nowadays than प्रयागराज महाकुंभ. महाकुंभ का बहुत ज़्यादा न्यूज़ है फ्रेंड्स. और तीन टर्म्स हैं, महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ. कुंभ नॉर्मली 12 साल के बाद आता है, अर्धकुंभ 6 साल के बाद, और महाकुंभ 144 ईयर्स 144 साल के बाद ये यहाँ पे आया है प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी बोलते हैं. इसमें से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से रखना है वो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन कई जगह पे कुंभ को भी जो महाकुंभ है उसको भी 12 साल के बाद ही बोल देते हैं कि 12 साल के बाद आया है. लेकिन अगर डिमार्केशन किया जाए तो 12 साल के बाद कुंभ होता है, कुंभ का मेला 12 साल के बाद, और वो इंडिया में 4 लोकेशंस के पे ऊपर होता है. और ये 144 ईयर्स के बाद 12th साइकिल के बाद आया है. 12 साल के साइकिल्स एक पर्टिकुलर मूवमेंट ऐसा बना जिसमें कि सन, मून एंड जुपिटर के तीनों के वो बेसिकली पोजीशन के बेस पे ऐसा मूवमेंट बना दैट 144 ईयर्स के बाद इलाहाबाद में ये महाकुंभ की एक सिचुएशन क्रिएट हुई. तो ये न्यूज़ में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो ये कि आपका ये कुंभ कौन कौन सी रिवर्स के ऊपर होता है. एक तो प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में. अब ये जो कुंभ के नाम हैं और कौन से रिवर्स के ऊपर होते हैं, ये आपका प्रयागराज में गंगा, यमुना, और तीसरी जो मिथोलॉजिकल रिवर है वो है सरस्वती. तो ये 3 रिवर्स हैं जिनका संगम होता है त्रिवेणी में, और उनमें ये महाकुंभ होता है. उसके हरिद्वार में गंगा रिवर के ऊपर होता है. उज्जैन में जो रिवर है दैट इज शिप्रा रिवर, उसके ऊपर होता है. और इसको सिंहस्थ कुंभ भी बोलते हैं जो उज्जैन में होता है. और नासिक वाला जो कुंभ है वो गोदावरी रिवर 12 साल के बाद होता है. ये मैप्स में आपको रिवर्स और लोकेशन दोनों दिखेंगी. तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कुंभ, कौन सा लोकेशंस है जहां पे 4 लोकेशन जहां पे कुंभ मेला होता है, और कौन कौन सी रिवर्स के ऊपर होता है. मिथोलॉजिकली एक जो इसके साथ मिथोलॉजी स्टोरी एसोसिएटेड है, कुंभ मतलब पॉट होता है, और वो पॉट किस तरीके से उसका 4 लोकेशंस आइडेंटिफाई हुई उसका एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है फ्रेंड्स. वो ये है कि देव और असुर, गॉड एंड डेमन्स, आपस में उन्होंने चर्निंग करना स्टार्ट किया. ओशन ऑफ मिल्क को, एक पूरा ओशन था मिल्क का, उसको चर्निंग करना स्टार्ट किया सो दैट वो एक अमृत बना सकें, नेक्टर बना सकें. और जब चर्निंग उन्होंने स्टार्ट किया तो अमृत जो बना, जहाँ जहाँ वो गिरा वो सारे बेसिकली चर्निंग उन्होंने सारे का सारा अमृत जो बना वो बेसिकली ओशन ऑफ मिल्क से जब चर्निंग करने के बाद बना तो अमृत एक छोटे से कुंभ में, पॉट में आया. और उसके बाद जहाँ जहाँ वो गिरा उसके ड्रॉप्स जहाँ जहाँ के गिरे, जैसे जब देवता और असुरों में उसको लड़ाई स्टार्ट हुई कि कौन इस अमृत को लेगा, तो जब वो बेसिकली गिरा तो वो 4 लोकेशंस पे गिरा. ये ऐसी कोई एक स्टोरी है जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस फ्रेंड्स करने हैं वो ये कि कौन सी रिवर पे महाकुंभ प्रयागराज में जो हुआ वो कौन कौन सी रिवर्स है. उसमें सरस्वती रिवर जो है वो मिथोलॉजिकल रिवर है, और गंगा और यमुना 2 रिवर्स हैं जो ऑब्वियसली वहाँ पे त्रिवेणी में मिलती हैं प्रयागराज में. महाकुंभ कितने साल के बाद, बेसिकली कुंभ कितने साल के बाद आता है, दैट इज 12 ईयर्स. तो महाकुंभ वर्ड यूज कर रहा है, बेसिकली कुंभ कितने साल के बाद आता है. सो आप बोलेंगे 12 साल के बाद कुंभ का मेला आता है, और महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, दैट इज द मीनिंग. तो थोड़ा सा देख के आप इसका आंसर लगाएंगे. महाकुंभ को इन्होंने 144 ईयर्स बोला है, वैसे 12 ईयर्स. कौन सा टर्म ऐसे जो रिचुअल बाथिंग से रिलेटेड है, नहाते हैं वहाँ पे, तो उसको शाही स्नान बोलते हैं, जिसमें अलग अलग अखाड़े के साधु वो आके वहाँ पे नहाते हैं, उसको शाही स्नान बोलते हैं. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनेस्को ने कुंभ मेला को एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का स्टेटस दिया था 2017 में.
तो यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया कुंभ मेले को एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। कुंभ मेला किस मिथोलॉजिकल इवेंट के साथ एसोसिएटेड है? दैट इज समुद्र मंथन। जो मैंने आपको बताया कि नेक्टर या अमृत को बनाने के लिए एक चर्निंग किया गया पूरे के पूरे ओशन ऑफ मिल्क का, उसको समुद्र मंथन बोलते हैं। कौन सी सिटी को प्रयागराज भी बोलते हैं? इलाहाबाद इज ऑल्सो प्रयागराज। तो ये मेरे को लगता है महाकुंभ से रिलेटेड फ्रेंड्स, ये थोड़े से क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन अगर आपका बन सकता है कि कौन सी रिवर पे कौन सा कुंभ होता है और कौन कौन से कुंभ होते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी इस मंथ से रिलेटेड, जैन और फेब 2025 से रिलेटेड, दैट वाज इसरो ने अपना 100th जो ये है लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च किया, 100th सैटेलाइट, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसरो जो लॉन्च करता है अपने सैटेलाइट्स वो श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, इंडिया का ईस्ट कोस्ट है, वहां से लॉन्च करता है और लॉन्चिंग स्टेशन का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। और इस बार जो 100th मिशन लॉन्च किया उसका नाम, उस लॉन्चिंग पैड का नाम है GSLV F15, और जो सैटेलाइट लॉन्च किया उसका नाम है NVS-02। अब इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये जो आपका लॉन्चिंग पैड है, जैसे आप आतिशबाजी चलाते हैं, एक बोतल में रख के बोतल में आतिशबाजी लिखाते हैं, फिर आप लॉन्च करते हैं, तो जो बोतल है वो लॉन्चिंग पैड होता है जहां से आप लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को। और उन सैटेलाइट्स के इसरो में जो इवॉल्व हुए हैं उसमें कुछ नाम है SLV, ASLV, PSLV, GSLV एंड GSLV Mark 3। ये आपको नाम याद रखना है कि सबसे पहले जब इसरो ने लॉन्च करना स्टार्ट किया सैटेलाइट 1979 में, उसका नाम था SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, उसका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, उसका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV आया, और फिर GSLV का नेक्स्ट वर्जन जो है वो Mark 3 है। तो ये आपके सैटेलाइट के लॉन्च करने वाले जो वो हैं लॉन्च व्हीकल्स हैं, जिनको लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो बेसिकली 4th स्टेज का लॉन्च व्हीकल है, उसमें से 100th सैटेलाइट जो नाविक का सेकंड सीरीज है, नाविक अभी बताता हूं क्या है, NVS-02 को लॉन्च किया। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। सो इंडिया स्पेस रिसर्च में काफी आगे है और काफी अच्छा नाम है इंडिया का। सो GSLV F15 ने लॉन्च किया NVS-02 सैटेलाइट को, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। और ये जो NVS सैटेलाइट 2 है, ये बेसिकली इंडिया का जो नाविक सीरीज है, इंडियन कॉन्स्टिलेशन, जो नेविगेशन से रिलेटेड है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। सो नाविक में NAV इज रिलेटेड टू नेविगेशन, नेविगेट करना, तो NAV, और IC मीन्स इंडियन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। सो देयर आर 7 सैटेलाइट्स विच इज कॉन्स्टिलेशन एंड दैट इज यूज्ड फॉर GPS पर्पस। तो आप GPS जानते हैं, जो अमेरिकन GPS है, जो बेसिकली आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, तो इंडिया का जो GPS है उसका नाम है नाविक, और नाविक में 7 सैटेलाइट आते हैं। और पहला जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किया था नाविक्स में, जिसमें सैटेलाइट लॉन्च किए थे, पहला सैटेलाइट जिसके अंडर हमने नाविक की कॉन्स्टलेशन लॉन्च किए थे, उसका जो दूसरी सीरीज है वो NVS-02 100th सैटेलाइट जो लॉन्च किया उसमें वो था। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। और GSLV 15 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 17th स्लाइड है इंडिया के GSLV सीरीज की। और अब हम जो इसमें इंजन यूज करते हैं वो क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं, जिसको हम खुद बनाते हैं। तो इंडिजिनस मीन्स जिसको हम खुद बनाते हैं, तो इसमें जो हम इंजन यूज करते हैं क्रायोजेनिक इंजन, उसको इंडिया खुद बनाता है। और GSLV का 70th सक्सेसफुल ये एक हमारा लॉन्च था। जितने भी हैवी पेलोड होते हैं, कितना भार सैटेलाइट के ऊपर होता है, जिसके अंदर डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट होते हैं, उसको पेलोड बोलते हैं। और अगर मेरे को हैवी पेलोड को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना है तो ऑब्वियसली उसके लिए टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब जियो का मतलब होता है फ्रेंड्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, एंड सिंक्रोनस मीन्स जो सिंक्रोनाइज कर रहा है अर्थ की रोटेशन के साथ। तो जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है एक ऐसा सैटेलाइट जो बेसिकली इक्वेटर के पास आप लॉन्च करते हो 36,000 किलोमीटर के ऊपर, और वो अर्थ की स्पीड के साथ, जैसे जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, उसी स्पीड के साथ ये सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो इसका रिपरकशन ये है कि आपको हमेशा एक ही जगह पे नजर आएगा, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं। इसके अलावा जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जिनको IRS सीरीज बोलते हैं, वो पोल टू पोल मूव करते हैं, वो 900 किलोमीटर के ऊपर होते हैं, उनका काम रिमोट सेंसिंग होता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट नॉर्मली जियो सिंक्रोनस होते हैं,
और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आपके पोलर सैटेलाइट होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। सो जीएस जो हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है, उसमें हैवी पेलोड भी होता है, तो उसको हम जीएसएलवी के थ्रू लॉन्च करते हैं। इसरो की जर्नी स्टार्ट कब हुई थी? 1979 अगस्त में, जो हमने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, और वो लॉन्चिंग जो व्हीकल था वो था SLV-3। SLV-3 से हमने पहला अपना जो सैटेलाइट था उसको लॉन्च किया था, और उसके बाद इसरो ने बहुत से सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। तो कौन कौन से टाइप के सैटेलाइट्स हैं, थोड़ा सा नाम फ्रेंड्स याद रखना है आपने। पहला जो था वो SLV, उसके बाद आया ASLV, उसके बाद आया PSLV, उसके बाद आया GSLV, और अब हम बात करते हैं GSLV Mark 3। ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं लॉन्चिंग व्हीकल्स की। तो पहले मैं आपको इसमें बेसिकली SLV के बारे में बताऊं। SLV जो है इसरो का पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था, जिसमें हमने ओनली एक्सपेरिमेंट किया था, साउंडिंग रॉकेट इससे लॉन्च करते थे। तो SLV इसके लिए यूज किया गया था। इसमें जो प्रोपेलेंट इंजन लगता था वो सॉलिड होता था। जैसे पहले जो ट्रेन्स चलती थी, आपको पता है वो ट्रेन्स आपकी कोयले से चलती थी। ऑब्वियसली रॉकेट तो कोयले से लॉन्च नहीं होता था, लेकिन सॉलिड प्रोपेलेंट मतलब सॉलिड फ्यूल इंजन में यूज करते थे। उसके बाद आपने लिक्विड फ्यूल यूज किया। अब हम क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं। तो सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट होता था, और इसमें से छोटे सैटेलाइट्स जिनका भार ज़्यादा नहीं होता था, पेलोड ज़्यादा नहीं होता था, उनको लो अर्थ ऑर्बिट में, अर्थ के जो कम हाइट के ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें हम लॉन्च करते थे कुछ 100 किलोमीटर तक। जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मैंने आपको बताया 900 किलोमीटर तक होता है, लेकिन जियो सिंक्रोनस 36,000 किलोमीटर पे होता है। तो बेसिकली वो लो अर्थ ऑर्बिट नहीं होता। तो SLV-3 ने कौन से रॉकेट को लॉन्च किया था? दैट वाज रोहिणी सैटेलाइट इन 1980s। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि इंडिया का पहला सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था वो कौन सा था? दैट वाज रोहिणी इन 1980। और कौन से लॉन्च व्हीकल ने उसको लॉन्च किया था? SLV-3। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसरो का 100th लॉन्च। 100th लॉन्च का व्हीकल कौन सा था? GSLV की हमने बात की, F-15 की, वो लॉन्च व्हीकल था। और कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया वो मैंने आपको नाविक का सीरीज 2 बताया। और पहला कौन सा था? SLV-3 लॉन्च व्हीकल था, और रोहिणी सैटेलाइट जो था, रोहिणी उसका नाम था। अच्छा, SLV के बाद आ गया ASLV। ASLV में वर्ड लगा है ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मीन्स थोड़ा सा एनहांस कर दी कैपेसिटी हमने, और थोड़े से हैवियर पेलोड के लिए उसको बना दिया, थोड़ा सा हैवी उसको कर दिया। इसमें भी सॉलिड प्रोपेलेंट था, लेकिन स्टेजेस 5 थी। और बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा सक्सेस तो नहीं मिली, लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे ये हमें ले गया। और इसरो का सबसे सक्सेसफुल जो रहा है अभी तक लॉन्चिंग व्हीकल्स, वो PSLV रहे हैं। इसको इसरो का वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल माना जाता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े और हमने सक्सेसफुल लॉन्च, जैसे चंद्रयान 1 हमने किया या मार्स ऑर्बिटर लॉन्च किया, वो हमने PSLV से किया था। तो अगर कभी हमसे पूछे कि सबसे सक्सेसफुल हमारा कौन सा लॉन्च व्हीकल अभी तक का रहा है, दैट इज PSLV। और इसमें नाम में पोलर लगा है। मैं आपको ये बता दूं कि अर्थ में 2 तरह से सैटेलाइट आप लॉन्च करते हैं। ये अगर अर्थ का इक्वेटर है, और अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो पोल टू पोल जो सैटेलाइट मूव कर रहा है उसको पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। पोलर सैटेलाइट का पर्पस रिमोट सेंसिंग होता है, रिमोट सेंसिंग करता है। और वो स्पाइंग सैटेलाइट होता है जो अर्थ को ऑब्जर्व करता है। 900 किलोमीटर पे होता है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मूव करता रहता है, कम हाइट पे होता है, ज्यादा हैवी नहीं होता। दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, जिसको इनसेट बोलते हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसेट। और जो पोलर सैटेलाइट होता है उसका नाम है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, IRS सीरीज है वो, और ये इनसेट सीरीज है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट इक्वेटर की तरफ होते हैं, और वो जियो सिंक्रोनस होते हैं। उनका काम होता है कम्युनिकेशन करना। आज आप जितना भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, टेलीफोन आप बात करते हैं अमेरिका में, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है, और वो आपका इक्वेटर के ऊपर होता है। रिमोट सेंसिंग जो है वो बेसिकली आपका रिमोट सेंसिंग पर्पस के लिए होता है, वो आपका पोल टू पोल मूव करता है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नॉर्मली आपका कम हाइट तक अगर भेजना है इसके लिए यूज होता है, लेकिन हमने इसके थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं, बिकॉज ये बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल रहा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो चंद्रयान 1 हमने किस सैटेलाइट से, किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया था? दैट वाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। और ये कैपेबल है लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू वेरियस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट्स एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, राइट। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम में पोलर लगा है, लेकिन इसने जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं
वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं PSLV ने, और वो आपके बेसिकली जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में हमने लॉन्च किए हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV नेक्स्ट स्टेज हैवी सैटेलाइट को अगर हमें भेजना है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, इसमें 3 स्टेज होती है, सॉलिड प्रोपेलेंट पहली स्टेज, लिक्विड प्रोपेलेंट दूसरी स्टेज, और क्रायोजेनिक जो तीसरी स्टेज है, और ये हैवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए यूज किया जाता है। अब हम GSLV की बात करते हैं, लेकिन इसरो का सबसे सक्सेसफुल जो लॉन्च व्हीकल रहा है वो PSLV रहा है। अब जो मार्क 3 है वो नेक्स्ट वर्जन है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल, और इसको LVM3 इसका नाम रखा गया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM3। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा लेटेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये याद रख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही हैवी पेलोड को अगर जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में या लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी अगर हैवी पेलोड को भेजना हो, इसमें 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 जो मिशन थे वो लॉन्च किए गए थे आपका मार्क 3 से। तो बहुत ही हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कौन सा सैटेलाइट यूज करता है इंडिया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। एग्जाम के लिए याद कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, कौन सा इसरो मिशन सक्सेसफुली लैंडेड लैंडर ऑन मून साउथ पोलर रीजन। सो मून के साउथ पोलर रीजन में रिसेंटली कौन सा सक्सेसफुली लैंड किया था लैंडर को। लैंडर मतलब जो मून के सरफेस के ऊपर मूव करेगा, दैट वाज चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 के लिए हमने कौन से लॉन्च व्हीकल का यूज किया था, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। चंद्रयान 3 लैंडर ने कौन सा रोवर डिप्लॉय किया था, प्रज्ञान। चंद्रयान 3 लैंडर ने प्रज्ञान को डेवलप किया था। इसरो मिशन जो सन की स्टडी के लिए बनाया गया वो कौन सा है, आदित्य L1। GSLV मार्क 3 ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, और जो इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसका नाम क्या है, गगनयान। ओके फ्रेंड्स, तो तीसरी न्यूज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसका अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चैलेंज भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि ये बहुत ही बेसिकली फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, और हमें इसके एथिकल चीज़ों का पता नहीं है, और इसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसका भी आइडिया नहीं है। तो इसको रेगुलेट कंट्रोल करना, एट द सेम टाइम क्रिएटिविटी इसकी ओपन रहे, ओपन सोर्स में रहे, ये एक चैलेंज है। रिसेंटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर समिट हुआ था फ्रांस के अंदर, जिसको को चेयर इंडिया ने किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट देयर, एंड नेक्स्ट जो इसकी समिट होने वाली है वो इंडिया में होने वाली है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जैसे डीप लर्निंग वगैरह, उनको कौन से साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा उसमें उनका नाम है, और इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। तो ये जो फोटो है ये है बेंजियो का, जो कैनेडियन कंप्यूटर प्रोफेसर हैं और डीप लर्निंग के ऊपर एक अथॉरिटी हैं, और ये उस फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें इवेंचुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें सेफली यूज करना है। बेंजियो को फाउंडिंग फादर माना जाता है डीप लर्निंग का, अलॉन्ग विद जियोफ्री हिंटन एंड यान लीकन के साथ। इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, लेकिन नोबेल प्राइज उन फील्ड में नहीं जिनमें मिलता है। 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज मिलता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लाइफ साइंस में, इकोनॉमी में, और पीस और लिटरेचर के लिए 6 फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है। हम उस नोबेल प्राइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं जो मैथमेटिक्स या कंप्यूटिंग में मिलता है। तो कंप्यूटिंग से रिलेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक नोबेल प्राइज मिलता है जिसका नाम ट्यूरिंग अवार्ड है। इन सबको वो मिल चुका है। ये फाउंडिंग फादर डीप लर्निंग के हैं, और न्यूरल नेटवर्क के फील्ड में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे तरीके से यूज़ करने में ये काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनको 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड मिला, जिसको नोबेल प्राइज फॉर कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। तो उस अवार्ड का नाम है ट्यूरिंग अवार्ड, राइट, ट्यूरिंग। और इनको हिंटन और लीकन के साथ ये अवार्ड मिला है। ये एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ACM एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अवार्ड देती है, और ये नोबेल प्राइज फॉर ऑफ कंप्यूटिंग के इक्वलेंट है। सो एलन ट्यूरिंग जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे,
उनको बेसिकली फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जाता है। देखो, आप सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, एक बज वर्ड है ये, लेकिन आप में से बहुत कम इंडिविजुअल्स को पता है कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एलन ट्यूरिंग और ही हैज डन मार्वलस वर्क इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। नो, व्हाट इज एआई सेफ्टी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी क्या है? कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है और इसको सेफ यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट whenever a new technology comes it has two basically aspect, एक इसको benefit to the humanity, दूसरा challenge। तो challenge to the humanity जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कंट्रोल करना। जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है, अगर गलत हाथ में चली जाए इट कैन बी मिसयूज्ड। और आज मैं एक टेक्नोलॉजी का और मिसयूज इबोला वायरस के फॉर्म में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि वो एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एआई का सेफ एडवोकेसी। नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेफ यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए, प्रोफेसर योशुआ बेंजियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी की फील्ड में एक एडवोकेट हैं और उसकी फील्ड में बात करते हैं। वो बहुत ही इन्वॉल्व हैं इन इनिशिएटिव्स में जिसमें एथिकल और रिस्पॉन्सिबली यूज किया जा सके एआई का। तो एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली चीज़ है जिसमें हमें एथिकल और रिस्पॉन्सिबली यूज करना है एआई का। और बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट पब्लिश की है, तो उसको इन्होंने हेड किया है। तो इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सेफ्टी रिपोर्ट, एआई सेफ्टी रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो चैलेंजेस को मेंशन करती है कि एआई टेक्नोलॉजीज के साथ रिलेटेड कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे जॉब डिस्प्लेसमेंट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, सिक्योरिटी रिस्क, बहुत से चैलेंजेस हो सकते हैं जो एआई के साथ आए। ये 30 कंट्रीज में जो लोग, कुछ जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया है। और सबसे पहले 2023 में एआई सेफ्टी समिट हुआ था जो यूके में हुआ था, ब्लेचली पार्क के अंदर। उसके बाद से ये आपका एआई सेफ्टी समिट होता है और अभी फ्रांस में हुआ था, नेक्स्ट इंडिया में है 2023 एआई सेफ्टी समिट इन यूके। और उस टाइम पे योशुआ बेंजियो ने ही इनको हेड किया था, इसको लीड किया था इन कंट्रीज को। इसका मेन पर्पस ये था बेसिकली कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी जाए पॉलिसी मेकर्स को रिगार्डिंग एआई सेफ्टी। जो अभी आपने रिसेंटली देखा एआई एक्शन समिट हुआ फ्रांस में, उसमें उन इंफॉर्मेशन के बेस पे डिस्कशन हुआ। तो बेसिकली साइंटिस्ट क्या करेंगे, साइंटिस्ट रिपोर्ट देंगे, जो रिपोर्ट्स एआई के सेफ एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होंगी, और वो रिपोर्ट्स डिस्कस की जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो पेरिस में हुई थी 2025 में, उसमें भी डिस्कशन हुआ और अगली समिट होने वाली है इंडिया के अंदर। तो पॉलिटिशियंस ने जो डिसीजन बनाने होते हैं कि इसको कितना कंट्रोल किया जाए, कितना बनाया जाए, वो बेसिकली साइंटिस्ट की रिपोर्ट के बेस पे होता है। तो ये जो बेसिकली आपका साइंटिस्ट का था 2023 में एआई सेफ्टी समिट, ये जो हुई थी, जिसको लीड किया था योशुआ बेंजियो ने, ये बेसिकली रिपोर्ट उसी से रिलेटेड आपकी सारी की सारी रिपोर्ट थी। सो अब पेरिस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट हुआ, ये बेसिकली ब्लेचली पार्क का फॉलोअप था। इसका पर्पस क्या था कि जो एआई सेफ्टी समिट हमने यूके में की थी उसको आगे कंटिन्यू करना। इस समिट का पर्पस था कि इंटरनेशनल लीडर्स को साथ लाया जाए सो दैट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़े हुए रिस्क हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जा सके। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि समिट कहाँ हुई थी, जिसको इंडिया ने को चेयर किया था। इसको ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस बेसिकली एक हमने डिस्कस किया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न करें। ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बनाई जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एंड सेफ्टी के ऊपर। एआई गवर्नेंस एंड सेफ्टी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे गवर्न किया जाए, कैसे इसको सेफली यूज किया जाए। देयर इज अ नीड टू बेसिकली मीट द ग्लोबल चैलेंज जो एआई टेक्नोलॉजी के साथ आ सकते हैं। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, इसीलिए इसका समिट का जो नाम रखा गया था वो एआई एक्शन समिट रखा गया था कि हमें कुछ इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पॉलिसीज की फॉर्म में। हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज ना हो, इसका यूज हो, इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स या पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। इसीलिए इस समिट का नाम एक्शन समिट रखा गया था, 2025 एक्शन समिट। इसमें फोकस एरियाज क्या थे कि हम कौन से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाएं, बेस्ट सेफ प्रैक्टिसेस एआई की क्या हो सकती हैं, वो उसके ऊपर हम काम करें। एथिकल एआई,
डिस्क्रिमिनेशन, प्राइवेसी, बायस ना हो, तो एथिकल इश्यूज को इसमें डिस्कस किया गया था। ह्यूमन वैल्यूज के साथ आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है और रोबोट और ह्यूमन में क्या डिफरेंस होता है। ह्यूमन वैल्यूज को फॉलो करता है, ह्यूमैनिटीज की वैल्यूज को फॉलो करता है, शायद रोबोट ना करे, उसको जो फीड किया जाएगा वही काम करेगा। तो ह्यूमन वैल्यूज को फॉलो किया जा सके, एआई उसी के ऊपर काम करेगा। एआई एंड वर्कफोर्स, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। तो वर्कफोर्स, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड की, अगर आप बोलें कि इंडिया में 100 आदमी का काम एक अकेला ये मशीन कर सकती है, तो आदमी कहाँ जाएंगे, तो वो बेसिकली काम कैसे करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो हमने वर्कफोर्स के ऊपर भी बात किया। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो है ही, गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गवर्न करना, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना। एआई फॉर गुड, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है और उसका बेनिफिट ह्यूमैनिटीज को होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, पॉवर्टी वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। तो ये था एआई एक्शन समिट, और इसमें 3 नाम याद रखने हैं आपने, 3 चीजें। एक, नवंबर 2023 में पहली बार हुआ यूके में, फिर दूसरा सियोल साउथ अफ्रीका में हुआ, साउथ कोरिया में सॉरी, तीसरा पेरिस में, और चौथा जो प्रपोज्ड है वो इंडिया में है। ओके, सो 2025 एआई एक्शन समिट, इंडिया, चाइना, यूरोपियन कमीशन, 50 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। ये उसका टाइटल था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई फॉर पीपल एंड प्लेनेट। नाम याद रख लेना। ये आपका फरवरी 2025 में हुआ। यूके एंड यूएस ने इसको साइन नहीं किया। इसमें 5 थीम थे। ये 5 थीम के नाम, पब्लिक इंटरेस्ट एआई, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन एआई, ग्लोबल एआई गवर्नेंस। इन 5 थीम के ऊपर बात हुई थी। हमने इन 5 वर्टिकल के ऊपर डिस्कशन किया एआई में। जैसे इनोवेशन एंड कल्चर, तो हमें सस्टेनेबल इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाना है जो सबके साथ मिलकर काम करे। ट्रस्ट इन एआई, साइंटिफिक कंसेंसस बनाना है सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके। पब्लिक इंटरेस्ट एआई, ओपन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्लोबल एआई सेक्टर, जिससे सब लोगों को बेनिफिट हो, पब्लिक को बेनिफिट हो, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल बेनिफिट। तो इन 5 थीम्स के ऊपर फ्रेंड्स बात हुई थी। नाम आपने बस थीम्स के नाम याद रखने हैं। नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको को चेयर किया और उन्होंने ग्रीन पावर टू फ्यूल एआई फ्यूचर की बात की। सस्टेनेबल एआई का मतलब, देखो एआई में अगर आप एक प्रॉपर क्वेरी रेज करते हो, एआई आपको उसका आंसर देता है, तो उसके पीछे बहुत सा कार्बन कंजम्पशन होती है। तो वो एनर्जी कंजम्पशन को हमें मिनिमाइज करना है, क्योंकि एआई सस्टेनेबल तब तक नहीं होगा जब तक एनर्जी कंजर्वेशन इसमें नहीं आती। तो एनर्जी यूज होती है जो आप एआई यूज करते हैं, सारा इसको बनाने में, इसको यूज करने में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और वो एनर्जी बेसिकली सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो एआई मॉडल जो है एफिशिएंट और सस्टेनेबल होने चाहिए, साइज में, डाटा में, रिसोर्स में। अब डीप सीक जो चाइना ने बनाया है और जो चैट जीपीटी यूएस का, उसमें डिफरेंस कहां पे आ रहा है, राइट। सो यूएस वाला जो एनवीडिया वगैरह यूज कर रहा है, वो यही तो बोला जा रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन है, चाइना वाले में शायद ज्यादा नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन के, एंटोनियो गुटरस, वो भी इस समिट में थे, और उन्होंने नोट किया कि एआई डाटा सेंटर जो हैं वो सस्टेनेबल स्ट्रेन डाल रहे हैं प्लेनेट के ऊपर। एआई डाटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर्स, डाटा सेंटर्स बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तभी वो एआई चल रहा है। अगली नेक्स्ट समिट इंडिया करवाएगा। तो कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो 2025 का जो अभी समिट हुआ, उसको चेयर किया फ्रांस और इंडिया ने। इसका मेन एजेंडा क्या था, इंटरनेशनल एआई गवर्नेंस एंड सेफ्टी मेजर्स को फोकस करना। इसके बाद नेक्स्ट कौन करने वाला है, इंडिया। इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी मेकिंग। एआई सेफ्टी से रिलेटेड जो कंसर्न है उनमें क्या क्या आता है, एआई बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, एआई ऑन इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एम्प्लॉयमेंट,
रिस्क ऑफ अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, ये सारे कंसर्न है। ट्यूरिंग अवार्ड कौन देता है? एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। ट्यूरिंग अवार्ड को क्या माना जाता है? नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग। ओके, सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉइन टेल्ड मकॉक। बंदर तो नहीं बोल सकते, लंगूर भी नहीं बोल सकते, लेकिन रफली समझ लो लंगूर जिसकी टेल आपकी लॉइन जैसी है, शेर जैसी जिसकी टेल है। अगर आप टेल देखोगे, ओनली टेल दिखेगी तो आपको लगेगा शेर आ गया, लेकिन शेर नहीं आएगा, मकॉक आएगा, राइट। अब एक स्टोरेज प्रोजेक्ट बन रहा है, हाइडल प्रोजेक्ट है बेसिकली, जिसका नाम है शरावती पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। शरावती रिवर का नाम शरावती, राइट। सो वाटरफॉल्स भी हैं यहां पे। तो शरावती पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट आजकल कंट्रोवर्सी में है एनवायरमेंटलिस्ट में। क्यों? क्योंकि ये एक सेंचुरी के पास लोकेटेड है, जहां पे शरावती लॉयन टेल्ड मकॉक सेंचुरी है कर्नाटका में। और अगर ये बनता है प्रोजेक्ट तो इसको खतरा है। ऑलरेडी ये लॉयन टेल्ड मकॉक जो है ये एक स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये प्रोजेक्ट है कहां पे प्रोजेक्ट आता है और इसका ओवरव्यू क्या है। एक स्टोरेज प्रोजेक्ट बन रहा है, हाइडल प्रोजेक्ट बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और इसमें बहुत से ट्रीज को काटा जाएगा। और एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं वो यही है कि एक तो ये मकॉक की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और फॉरेस्ट कवर्स को अगर कम कर दिया जाए तो ये वाइल्ड लाइफ को हैम्पर करेगा, उनको इम्पैक्ट करेगा। तो बस एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये है कहाँ पे, प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है, ये शरावती प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है और किस लिए, क्या ऑब्जेक्शन है एनवायरमेंटलिस्ट को इससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है हमारा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। ये है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, आप ऑलरेडी नाम कुछ जानते हैं, सोमालिया, इथोपिया, केनिया, कॉन्गो कहाँ पे है, तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में फ्रेंड्स एक झगड़ा चल रहा है कुछ कम्युनिटीज़ का, कुछ कंट्रीज़ का, और बहुत स्टेबल नहीं है। और वहाँ पे एक वायरस है बड़ा बेसिकली खतरनाक वायरस, जो इबोला वायरस जिसको बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जहाँ झगड़ा चल रहा है, अनरेस्ट फैला हुआ है, वहाँ पे लैब्स में से कुछ ऐसे सैंपल्स गायब हो गए हैं इबोला वायरस के, जो अगर गलत लोगों के हाथ चले गए तो ये एक बहुत ही क्योस फैलेगा। अब उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, IRRC, इसको रेड क्रॉस ही बोलते हैं, आप जानते हैं ह्यूमैनिटेरियन ये कमेटी है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। उसने कंसर्न शो की है कि इबोला के सैंपल गायब हो गए हैं गोमा से, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। और वहां पे हो क्या रहा है, तो गोमा के अंदर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, जो अफ्रीका में है, कंफ्लिक्ट क्या चल रहा है, तुत्सी लेड M23 बहुत एक ड्रेडेड आर्म्ड बेसिकली फोर्स है जो कॉन्गो में लड़ रही है रवांडा की फोर्सेस के साथ। 1994 में रवांडा में जीनोसाइड हुआ था, बहुत से लोगों को मार दिया था। 1994 में एक कन्फ्लिक्ट हुआ था। अब प्रेजेंटली यहां पे M23 जो तुत्सी एक बेसिकली कम्युनिटी और रवांडा के बीच में लड़ाई हो रही है, दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। उन्हीं के चलते जो लैब्स हैं उनमें से ये वायरस गायब हो गया है, बेसिकली ये इसके कुछ सैंपल्स गायब हो गए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में वास्ट मिनरल वेल्थ है, कोबाल्ट, गोल्ड, बहुत सा, इसलिए वर्ल्ड ओवर लोग यहां पे ये मिनरल के चक्कर में, बेसिकली रिसोर्स के चक्कर में यहां पे लड़ाई करते हैं। आर्म्ड ग्रुप, एक्सटर्नल एक्टर्स इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सब चल रहा है। M23 आर्म्ड ग्रुप कहां का है, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का है। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि इबोला वायरस डिजीज इबोला वायरस से होती है, प्राइमरीली ज़ैरे इबोला वायरस से, और ये काफी डेंजरस होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होती है। इबोला वायरस के कुछ सैंपल गायब हो गए हैं यहां से लैब से, लड़ाई के चलते, इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में कि गए कहां पे, और अगर ये स्प्रेड हो जाएंगे तो इससे क्योस फैलेगा।
लड़ाई क्यों हो रही है भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में? लड़ाई होने के कारण क्या है? एक तो नेचुरल रिसोर्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एथनिक टेंशन भी है, गवर्नेंस वीक है, तो दो कम्युनिटीज़ लड़ रही हैं जिनमें ऑब्वियसली जैसे आप मणिपुर में भी देख रहे हो कम्युनिटीज़ का, तो मणिपुर में जो लड़ाई वो एथनिक लड़ाई ही तो है। मणिपुर में जो कम्युनिटीज़ है वो बेसिकली आपस में लड़ रही हैं। उसी तरीके से कॉन्गो में भी कम्युनिटीज़ की लड़ाई हो रही है, लेकिन गवर्नेंस भी वीक है और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स के लिए लड़ाई है। और उसमें हो क्या रहा है कि मास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉपुलेशन का, लोग भाग रहे हैं बचने के लिए। M23 जो है आर्म्ड रिबेल ग्रुप है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। वर्ल्ड ओवर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो उसी में जैसे हुत्ती कहाँ के हैं या M23 कहाँ के हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए कौन सी कंट्री में कौन सा ग्रुप है। तो ये बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। अगर ये एक्सीडेंटली रिलीज हो जाए ये इबोला वायरस, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं वायरस रिलीज होने से क्या होता है, फिर लड़ाई हुई और इबोला वायरस रिलीज हो गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने इसको रेज किया है, सारे के सारे इशू को। इसमें हुआ क्या कि पावर कट हुआ, लेबोरेटरीज में पावर कट हो गया, जिससे जो सैंपल्स हैं वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं। इबोला वायरस ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर कंट्रोल्ड कंडीशन अगर ना मिले तो वायरस स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इंडिया एंड ओमान। इंडिया एंड ओमान ने कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है आपस में। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के चलते इंडिया और ओमान, अब ओमान का है ये देखो आप मैप में देख पा रहे हैं, ईरान, यहाँ पे ओमान है, सऊदी अरेबिया। तो इंडिया और ओमान ने आपस में इकोनॉमिक कोलैबोरेशन किया है और साइन किया है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर गए थे अभी, पीयूष गोयल, ओमान। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री के साथ हमने कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है इंडिया का, उसको भी हमने अमेंड किया सो दैट डबल टैक्सेशन अवॉइड किया जा सके इस कंट्री के साथ। टैक्स प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना है सो दैट दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ सके। जब भी ऐसा कोई न्यूज आता है तो एग्जाम में ये प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन की कि कौन सी कंट्री के साथ हमने ये बेसिकली साइन किया है डॉक्यूमेंट, तो वो आपको पता होना चाहिए। यूएस चाइना के बीच में ट्रेड टेंशंस चल रही हैं, स्पेशली व्हेन ट्रंप केम इनटू द पावर, देन ट्रेड टेंशंस यूएस और चाइना के बीच में बढ़ी हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज फेंटेनिल क्राइसिस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि 10% ड्यूटी लगा देंगे जो चाइना से इंपोर्ट आएगा, और उसका रीजन ये है कि यूएस को लग रहा है कि चाइना यूएस के अंदर एक बेसिकली फेंटेनिल को इंपोर्ट करवा रहा है, जो एक एपिडेमिक है, ओपियोड एपिडेमिक, जो लोगों की हेल्थ को कंप्रोमाइज करता है यूएस के अंदर। है क्या फेंटेनिल? क्या चीज है? एक सिंथेटिक ओपियोड है जिसको मेडिसिन में एनाल्जेसिक या एनेस्थेटिक ड्रग की तरह से यूज किया जाता है, जिससे पेन नहीं होती, पेनलेस बेसिकली पेन किलर। लेकिन जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं तो आपको एडिक्शन हो जाता है इसका, फेंटेनिल का। और ये ज्यादा पोटेंशियल है इसका मॉर्फिन और हीरोइन से। आप जानते हैं हीरोइन और मॉर्फिन भी ड्रग्स हैं, तो उससे भी ज्यादा इसका पोटेंशियल है फेंटेनिल का। पेन रिलीफ तो करता है लेकिन इसके रिस्क बहुत ज्यादा है। ओपियोड एपिडेमिक, एपिडेमिक भी जो बहुत ज्यादा फैल जाए, इतने ड्रग ओवरडोज डेथ रिपोर्ट की जा चुकी हैं 2021 में। तो जो ड्रग ओवरडोज से डेथ हुई है यूएस में वो लार्जली फेंटेनिल की वजह से हुई है। तो ये सारे को चलते अब इसमें चाइना फेंटेनिल ट्रैफिकिंग में चाइना का नाम आता है, जो मैक्सिको के थ्रू यूएस में आता है फेंटेनिल। आप जानते हैं चाइना के अंदर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है, अनलाइक यूएस और इंडिया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि यूएस को वीक करने के लिए, इकोनॉमी को वीक करने के लिए ये सब वहां पे करवाया जाता है। फेंटेनिल है क्या? सिंथेटिक ओपियोड। जैसे ओपीएम आपने नाम सुना है, ओपियोड। सिंथेटिक
ओपियॉड। तो ये सोर्स चाइना में माना जाता है। इसका ओवरडोज जो है रिस्की हो सकता है। तो इन यूएस और चाइना के बीच में क्या ट्रेड टेंशन चल रही है? एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का, जिसमें यूएस ने बोला था कि चाइना जो है वो यूएस की रिसर्च लैब में से रिसर्च को चोरी करता है। ट्रेड इंबैलेंस, नेशनल सिक्योरिटी, यूएस चाइना का जब ट्रेड रिलेशन है उसमें प्रोटेक्शनिज्म की बात आती है कि वो अपने लोगों को, अपने ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी कॉस्ट कम करवाते हैं प्रोडक्ट की, सो दैट इंटरनेशनल मार्केट में बिक सके। तो यूएस ये बोलता है कि चाइना फेंटेनिल बेसिकली भेजता है यूएस के अंदर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज है विप से, WHIP। विप होता है कोड़े लगाना, और ये यूके से हमने टर्म उठाई है। आप जानते हैं इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो हमने टर्मिनोलॉजी उठाई है वो यूके गवर्नमेंट से उठाई है, यूके की पार्लियामेंट से। तो विप का मतलब होता है घोड़े को वो चाबुक लगाना और उसको कंट्रोल में रखना। अब ये विप जो है पार्लियामेंट में टर्म यूज क्यों होती है? जब कभी वोटिंग होनी होती है पार्लियामेंट के अंदर तो हर पॉलिटिकल पार्टी विप जारी करती है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेके। लेट अस से कांग्रेस के 100 MP हैं और अब हमें बीजेपी के किसी बिल के अगेंस्ट वोट करना है, तो कांग्रेस के जो लीडर होंगे पार्लियामेंट में, लीडर ऑफ अपोजिशन जो प्रेजेंटली राहुल गांधी हैं, अगर वो विप जारी करते हैं कि सबको रहना है और वोट करना है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर लॉ और अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर बिल, तो सबको करना पड़ेगा, नहीं तो चाबुक पड़ेगा। विप का मतलब वो है। तो विप जारी करने का मतलब कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से जो आपके एमपीज हैं उनको आप बोल रहे हो कि आपको ऐसे करना है, तो बेसिकली उनको डिसिप्लिन में रखने का एक तरीका है। तो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, उन्होंने ये बोल दिया था कि विप वाला जो बेसिकली कल्चर है वो ठीक नहीं है, सबको इंडिपेंडेंटली वोट करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर ऐसा किया जाए तो शायद हॉर्स ट्रेडिंग बहुत बढ़ जाएगी, खरीद बिक्री बहुत बढ़ जाएगी। पार्लियामेंटेरियन एमपी शायद मॉनेटरी पावर के चलते किसी और के फेवर में वोट कर सकते हैं। ये सारा विप का वहां पे डिस्कशन हो रहा है। रोल ऑफ पार्टी विप इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने ये कंसर्न शो किया था कि विप जो है एमपीज की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लिमिट करते हैं। इंडिविजुअल के जो थॉट हैं वो विप उनको बेसिकली स्टिफल कर देता है, रोक देता है। ऑफिशियल इन अ पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी के डिसिप्लिन को मेंटेन करता है उसको पार्टी विप बोलते हैं। वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता, कोई और भी हो सकता है। पार्टी विप उसी को बोलते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करेगा पार्लियामेंट के अंदर। हर पार्टी मेंबर जो है वो अटेंड करे और वोट करे एज पर पार्टी लाइन, ये विप का काम होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। ये टर्म इंग्लैंड से निकल के आई और एडमंड बर्क जो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने इसको फॉर्मलाइज किया था। पार्टी यूनिटी को मेंटेन करने के लिए विप इंपॉर्टेंट होता है और वोटिंग के टाइम पे भी इसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। लास्ट मेरा टॉपिक आज के लिए नीति आयोग का विजन विकसित भारत 2047। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 2047? 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस विल बी कंप्लीट। कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके आई है विकसित भारत 2047? नीति आयोग। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। 2014 में जब नई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इसका नाम रख दिया नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन का। पॉलिटिकल थिंक टैंक है जिसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राइट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विकसित स्टेट्स गवर्निंग काउंसिल, एक मीटिंग होती है नीति आयोग का, अलग अलग स्टेट्स उसमें बैठती हैं। उसमें मीटिंग में बोला गया कि विकसित स्टेट्स होनी चाहिए, विकसित भारत होना चाहिए और उसी की डायरेक्शन में सब लोग काम कर रहे हैं। एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, माई गवर्नेंस। उसमें सिटीजन जो हैं विकसित भारत 2047 के लिए अपना ओपिनियन दे सकते हैं।
ये एक ब्रिज है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, माई गवर्नमेंट पोर्टल, और कोई भी आदमी इसमें अपना इनपुट दे सकता है। नीति आयोग का जो कंपोजिशन है उसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर जो है वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं, गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर होते हैं यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं बाकी यूनियन टेरिटरीज के। गवर्निंग काउंसिल में सारे लोग आते हैं और जो इसके सीईओ होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। प्रेजेंटली BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं, तो डे टू डे सारे के सारे एक्टिविटीज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका करंट के इश्यूज हैं आप इनको रेगुलर बेसिस पे देखना, इनको डॉक्यूमेंट, नो नोट्स मेकिंग, आप जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नो नोट्स मेकिंग है सारा। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे उनको आपको रिवाइज करना है और करंट अफेयर इस तरीके से आपको तैयार करना है। रेगुलर ये चलता जाएगा, जो आपको इनपुट मिलेगी उसको आपने रिवाइज करना है। क्वेश्चंस की फॉर्म में मिलेगी जिसको आप पढ़ते जाना, लिंक बैठाते जाना और आपको चीज़ों को लिंक बैठा के अंडरस्टैंड करना है। दैट इज हाउ करंट अफेयर की आपकी प्रिपरेशन होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग द अदर टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर सो दैट यू रिवाइज इट। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।